लेकिन फिर भी एक नक्सली ने दोनों लोगों की जान ले ली और उसे जमानत भी मिल गई, केवल एक 300 शब्द का ऐसे लिखकर, जिसमें केरल कोर्ट द्वारा एक आदमी को छोड़ दिया जाता है, ये जानते हुए भी कि वो आदमी एक 6 साल की बच्ची का रेप किया है। सतीशन ने आगे कहा कि उस बच्ची का रेप और मर्डर पोस्टमार्टम में कंफर्म किया गया था और उस आरोपी ने अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उस आदमी को छोड़ दिया। और फिर विश्व हिंदू परिषद VHP के कार्यकाल में इन सब रेपिस्ट का सम्मान किया गया फूलों की माला पहना के। मतलब हमारे देश में रेप करने वालों को फूलों की माला पहनाई जाती है और उनको नेताओं के साथ फ्रीली मूव करते हुए देखा जाता है। अब इमेजिन कीजिए कि ये कांड दिसंबर 2012 में हुआ था और फांसी की सजा जाकर मार्च 2020 में हुई। ठीक ऐसा ही एक और मामला सामने आया जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने एक रेपिस्ट को छोड़ दिया इस बात पर कि अगर वो उस छोटी लड़की से शादी कर ले जिसे उसने रेप किया है। भारत में सेक्सुअल असॉल्ट की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है, तो मैं यही कहूंगा इसके लिए हमारे कोर्ट और जुडिशरी जिम्मेदार है। लेकिन हमारा जुडिशरी, हमारे देश का जस्टिस सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि 4 जनवरी 2025 को बेंगलुरु के कोर्ट ने इन तीनों को छोड़ दिया। और ना आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे क्राइम के लिए 20 साल जेल में बिता रहे हैं जो आपने कभी किया ही नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे फैसले के लिए दशकों से इंतजार कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इमेजिन कीजिए कि क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे हैं जबकि इनोसेंट लोग जेल के सलाखों के पीछे सफ़र कर रहे हैं। वेलकम टू द इंडियन जस्टिस सिस्टम, जहां जस्टिस में डिले जस्टिस से इनकार के समान है। हमारे इंडिया में जस्टिस ना केवल स्लो है बल्कि ये पेनफुली सेलेक्टिव भी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अमीर या पावरफुल है तो सिस्टम आपके लिए झुकेगा, लेकिन वही अगर आप गरीब या पावरलेस है तो ये आपको ठीक वैसे ही कुचल देगा जैसे हाथी अपने पाँव से किसी आदमी को कुचल दे। लेकिन क्यों हमारे इंडिया में जस्टिस सिस्टम एक जोक यानी कि मजाक की तरफ फील होता है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि आप पुणे पोर्से केस को देख सकते हो, अतुल सुभाष केस देख सकते हो और ना जाने ऐसे कितने केस भरे पड़े हैं जो ये चीख चीख के बताते हैं कि हमारे देश में जस्टिस सिस्टम एक जोक बन चुका है। साथ ही इंडियन कोर्ट में 4.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है और करप्शन ने तो सिस्टम के हर स्तर को अपने चपेट में ले लिया है। एक आदमी को एक सिंपल हियरिंग के लिए सालों इंतजार करना पड़ सकता है। एक सिंपल सा केस में जो कि कोई ज़्यादा बड़ा क्राइम भी नहीं है, उसमें भी एक मिडिल क्लास आदमी को सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। जबकि सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस यानी कि बड़े बड़े आदमी जिनके पास ज़्यादा पैसे और पावर है, उनको इंस्टेंट बेल मिल जाता है, या फिर यूँ कहूँ तो पूरा का पूरा सिस्टम इनके आगे झुकता है। तो क्या ये वाकई न्याय है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये न्याय नहीं बल्कि मजाक है। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये रियल पीपल और रियल विक्टिम के बारे में है जिनकी ज़िंदगी एक ब्रोकन सिस्टम के कारण बर्बाद हो गया है। और फिर भी हम इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन क्या हमारी न्यायपालिका जुडिशरी वास्तव में इंडिपेंडेंट है या फिर ये पॉलिटिक्स, पावर और पैसों की कठपुतली है? आइए समझते हैं इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में थोड़ा गहराई से। शुरुआत करता है इंडियन जस्टिस सिस्टम के हिस्ट्री और स्ट्रक्चर को समझने से। इंडियन जस्टिस सिस्टम जिसे आज हम देखते हैं ये डीपली कॉलोनियल पास्ट में समाया हुआ है, यानी कि ये ब्रिटिश रूल से इंस्पायर्ड है, क्योंकि ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया में रिलीजियस लॉज, कस्टमरी ट्रेडिशन और लोकल रूलर्स के जजमेंट के बेसिस पर डाइवर्स लीगल सिस्टम था। हालांकि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया तो उन्होंने हमारे इतने बड़े भारत भूमि पर इफेक्टिवली रूल करने के लिए एक यूनिफाइड लीगल सिस्टम स्टेबलाइज करने की कोशिश की, जिससे धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर्ड जुडिशरी का डेवलपमेंट हुआ, जिसे बाद में ब्रिटिश क्राउन द्वारा फॉर्मल रूप दिया गया जब इन्होंने 1858 में भारत पर डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इंडिया में आज मौजूद कई लीगल प्रिंसिपल, लॉज और जुडिशियल स्ट्रक्चर मूल रूप से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद भी भारत को एक जस्टिस सिस्टम विरासत में मिली जो काफ़ी हद तक ब्रिटिश फ्रेमवर्क पर आधारित थी। हालांकि समय के साथ इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंडियन जुडिशियल ब्रिटिश रूल से ही इंस्पायर्ड है, क्योंकि 18th सेंचुरी के अंत और 19th सेंचुरी की शुरुआत में अंग्रेजों ने धीरे धीरे ट्रेडिशनल इंडियन लीगल सिस्टम को अपने खुद के लीगल सिस्टम से बदल दिया। यानी कि ब्रिटिशर्स खुद का लीगल सिस्टम ले आए, जिसमें इसकी शुरुआत साल 1772 में हुई, जिसे वैरन हेस्टिंग जुडिशियल रिफॉर्म बोला जाता है, जो कि 2 कोर्ट्स में डिवाइडेड था। पहला दीवानी अदालत सिविल कोर्ट जो कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट्स और फाइनेंशियल मैटर को हैंडल करता था, और दूसरा फौजदारी अदालत क्रिमिनल कोर्ट जो कि चोरी, मर्डर और फ्रॉड जैसे क्राइम से डील करता था। इसके बाद 1774 में फोर्ट विलियम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई, जिसमें ये भारत में पहले ब्रिटिश स्टाइल की कोर्ट थी, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत शुरू किया गया था।
और इसने ब्रिटिश कंट्रोल के तहत एक सेंट्रलाइज्ड जस्टिस सिस्टम की शुरुआत की। फिर 1861 में द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया गया, जिसने मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट स्टेबलाइज किया, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इसने अर्लियर सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत यानी कि नेटिव कोर्ट्स को रिप्लेस कर दिया। लेकिन इसे एक साल पहले यानी कि 1860 में आईपीसी और बाद में सीआरपीसी का क्रिएशन हुआ। 1860 में द इंडियन पैनल कोड आईपीसी एक कॉम्प्रहेंसिव क्रिमिनल लॉ था, जिसे ब्रिटिश ऑफिशियल मैकुले द्वारा तैयार किया गया था। और फिर इसके बाद ब्रिटिश इंडिया में क्रिमिनल प्रोसीडिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए 1861 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर सीआरपीसी इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन ये कानून आज भी केवल माइनर अमेंडमेंट के साथ काफ़ी हद तक अनचेंज्ड है। इसके बाद फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, जिसमें इस एक्ट ने इंडिया के मॉडर्न यानी कि आज के जुडिशरी की नींव रखी। और इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने ब्रिटिश स्टाइल के 3 टायर जुडिशियल सिस्टम को बरकरार रखा, जो मल्टीपल लेवल पर कानूनी सहारे यानी कि लीगल रिकोर्स एंश्योर करती है। लेकिन ये 3 टायर जुडिशियल सिस्टम है क्या, आइए इसको समझते हैं। देखिए, हमारा इंडियन जुडिशरी 3 टायर सिस्टम पर काम करती है, जिसमें पहला और सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद आता है हाई कोर्ट और फिर होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो ये भारत की सबसे बड़ी कोर्ट है, जो दिल्ली में स्थित है। इसका काम कॉन्स्टिट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना, सेंटर और स्टेट के बीच विवाद सुलझाना और बड़े अपील को सुनना है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये तब तक पद पर रहते हैं जब तक इनकी उम्र 65 साल ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट से जुड़े मामलों में सीधे सुनवाई कर सकता है, जैसे कि कोई कानून अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उसे कैंसिल कर सकता है। इसके बाद आता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। कुछ स्टेट में तो शेयर्ड और कॉमन हाई कोर्ट है, जैसे पंजाब और हरियाणा। ये स्टेट लेवल पर बड़े मुकदमे की सुनवाई करते हैं, जैसे अपील, क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करता है और लोअर कोर्ट की निगरानी करता है। यहाँ पर जज की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल होती है। फिर आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट। ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है और ये आम लोगों के रोजमर्रा के मामले देखता है, जैसे चोरी, झगड़ा, जमीन के विवाद या छोटे मोटे क्राइम। इसमें सिविल कोर्ट भी आता है, जो पैसे और प्रॉपर्टी के मैटर को देखता है, और क्रिमिनल कोर्ट भी आता है, जो क्रिमिनल केसेस को देखता है। तो यहाँ के अगर फैसले से कोई खुश ना हो तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अब ये तो था इंडियन जुडिशरी का थोड़ा बहुत हिस्ट्री और स्ट्रक्चर। अब आइए मेन मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं पुणे पोर्चे केस से, जो कि 19 मई साल 2024 का है, जब पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक 17 साल के लड़के वेदांत अग्रवाल ने अपने बाप के पोर्चे टाइकन कार से 2 लोगों को कुचल दिया और दोनों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों आईटी प्रोफेशनल थे, एक अनीस अविद्या और दूसरा अश्विनी कोष्टा थी, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और जिस लड़के ने इन्हें अपने कार से कुचला था वो शराब पी रखा था और अपने कार को 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहा था, जिसकी वजह से इस इंसिडेंट में अश्विनी की मौके पर ही मौत हो गई और अनीस ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब इस हादसे के बाद भीड़ ने उस लड़के को कार से बाहर निकाला और पुलिस को सौंप दिया। लेकिन ये केस लोगों के बीच तब पॉपुलर हुआ जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उस लड़के को कुछ ही घंटों में जमानत दे दी, वो भी बस एक शर्त पर कि उसे रोड सेफ्टी पर 300 शब्दों का एक निबंध यानी कि एक ऐसे लिखना होगा। अब आप जरा खुद सोचिए कि एक अमीर बाप के बिगड़ेल बच्चे 17 साल की उम्र में शराब पीकर पोर्चे कार 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहे हैं और 2 लोगों की जान ले रहे हैं, जो आईटी प्रोफेशनल थे। कितनी उम्मीदें होंगी इन 2 लोगों से, इनके परिवार वालों को। लेकिन फिर भी एक नशेड़ी ने दोनों लोगों की जान ले ली और उसे जमानत भी मिल गई, केवल एक 300 शब्द का ऐसे लिखकर। निबंध लिखो, ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ काम करो। अब ये सब आपको आपके टिपिकल स्कूल सिलेबस की तरह लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअल में पुणे के एक जज द्वारा एक अमीर बाप के बिगड़ल बेटे को दी गई सजा है, जिसने अपनी पोर्चे से 2 बाइकर्स को मार डाला। अब ये सब देख और सुनकर यदि आप सोचते हैं कि यह हमारे कोर्ट द्वारा लिया गया एकमात्र अजीब डिसीजन है, तो आप बहुत गलत है, क्योंकि वीडियो के आगे हमारे जुडिशरी द्वारा लिए गए कुछ अजीब डिसीजन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिन्हें देखकर और सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि हम एक बहुत ही फनी और अजीब देश में रह रहे हैं, जहां हर तरह का कानून बस एक मजाक बनकर रह जाता है। तो देखिए, एक केस है दिसंबर 2023 का, जिसमें केरल कोर्ट द्वारा एक आदमी को छोड़ दिया जाता है, ये जानते हुए भी कि वो आदमी एक 6 साल की बच्ची का रेप किया है और फिर उसका मर्डर भी कर दिया है। इसके बावजूद भी केरल कोर्ट ने उस आदमी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जो आरोपी अर्जुन था उसके खिलाफ कॉन्क्लूसिव एविडेंस की कमी थी। लेकिन जब उस आरोपी को कोर्ट द्वारा छोड़ दिया गया तो इसके बाद विक्टिम के जो फैमिली थी उनको टीवी चैनलों पर देखा गया, जो उस व्यक्ति जिसने उनके 6 साल की बच्ची का रेप किया था उसको गालियां दे रहे थे और कोर्ट के इस फैसले से डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस कर रहे थे। इसी बीच कांग्रेस लीड यूडीएफ अपोजिशन ने कहा कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन आरोपी की सजा एंश्योर करने में फेल रहे। तो वहीं स्टेट असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन वीडी सतीशन ने कहा कि कोर्ट के फैसले ने स्टेट के कॉन्साइन को शॉक कर दिया है।
वीडी सतीशन ने आगे कहा कि उस बच्ची का रेप और मर्डर पोस्टमार्टम में कंफर्म किया गया था और उस आरोपी ने अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उस आदमी को छोड़ दिया। ठीक ऐसा ही एक और मामला सामने आया जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने एक रेपिस्ट को छोड़ दिया इस बात पर कि अगर वो उस छोटी लड़की से शादी कर ले जिसे उसने रेप किया है। मजाक नहीं कर रहा, और ये 90 के दशक के किसी टिपिकल बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक्चुअल में हमारे इंडियन कोर्ट में होता है। और इस केस में तो एक सीरियल रेपिस्ट ने 16 साल की लड़की के साथ रेप किया और उसे कहा गया कि अगर वो जेल नहीं जाना चाहता है तो उससे शादी करनी होगी। अब देखा जाए तो इंडिया में माइनर्स रेप करने के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन हमारे इंडिया में माइनर्स रेप करने के लिए किसी को भी मौत की सज़ा नहीं मिली। और अगर आप आश्चर्य करने लगे कि भारत में सेक्सुअल असॉल्ट की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है, तो मैं यही कहूँगा इसके लिए हमारे कोर्ट और जुडिशरी जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे पास सख्त कानून तो है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, जिसमें एक्यूज्ड संजय रॉय को फांसी की सजा नहीं हुई बल्कि उसे जीवन भर के लिए जेल में रखा जाएगा, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई है, मौत की सजा नहीं हुई। इससे रिलेटेड एक और केस है जिसमें साल 2002 में बिल्किस बनाओ के साथ गैंगरेप करने के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए 11 लोगों को अगस्त 2022 में गुजरात गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, यानी कि जेल से रिहा कर दिया। और फिर विश्व हिंदू परिषद VHP के कार्यकाल में इन सब रेपिस्ट का सम्मान किया गया फूलों की माला पहना के। साथ ही इसी बिल्किस बनाओ केस में जो 11 लोग गैंगरेप करने के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए थे, उनमें से एक को मार्च 2023 में BJP MP और MLA के साथ स्टेज पर देखा गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब हमारे देश में रेप करने वालों को फूलों की माला पहनाई जाती है और उनको नेताओं के साथ फ्रीली मूव करते हुए देखा जाता है, उनको फांसी की सजा नहीं होती है। तभी तो आए दिन हमारे देश में किसी न किसी लड़की और महिला के साथ रेप होते रहता है। अब इस चीज़ के जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का जुडिशरी जस्टिस सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि रेप करने वालों को खुलेआम सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, तभी तो इनको फूलों की माला पहनाई जाती है और नेताओं के साथ स्टेज पर देखा जाता है। और केवल इतना ही नहीं, हमारे देश का जस्टिस सिस्टम इतना स्लो है कि यहाँ पर जल्दी से किसी को जस्टिस भी नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल निर्भया रेप केस जो कि दिसंबर 2012 में हुआ था, जिसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ था पूरे देश में। तो इसमें जो एक्यूज थे उनको मार्च 2020 में फांसी की सजा हुई। अब इमेजिन कीजिए कि ये कांड दिसंबर 2012 में हुआ था और फांसी की सजा जाकर मार्च 2020 में हुई। इससे पता चलता है कि कितना सड़ा हुआ और स्लो जस्टिस सिस्टम है हमारा। इवन मैं अपने यहाँ कई लोगों को देखता हूँ जो सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उनको जस्टिस नहीं मिला है। आज भी वो तारीख पर जाते रहते हैं, आज भी। अब इस सड़े हुए जस्टिस सिस्टम से मुझे अतुल सुभाष केस याद आया। इसके बारे में कई लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं। अतुल सुभाष एक 34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो बेंगलुरु में एक IT कंपनी में काम करते थे, लेकिन 9 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपने घर में ही सुसाइड कर ली। सुसाइड करने से पहले इन्होंने एक 24 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें इन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया और अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहे कि इन लोगों ने उन्हें सालों तक परेशान किया, झूठे केस में फंसाया और इतना तनाव दिया कि इनके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं बची। अतुल ने अपने नोट में लिखा कि निकिता ने उन पर 45 केस दर्ज करवाई थी, जिसमें घरेलू हिंसा और दहेज जैसे मामले शामिल थे। इनका आरोप था कि निकिता और इसके परिवार ने उनकी जिंदगी नरक बना दी थी। इन्होंने ये भी लिखा कि इनकी पत्नी ने उनके माता और पिता को घर से निकाल दिया और इनकी सारी कमाई हड़प ली। अतुल का 4 साल का बेटा व्योम भी था, जिसकी कस्टडी को लेकर विवाद चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि अतुल की मौत के बाद बेंगलुरु पुलिस ने निकिता, इसकी मां और भाई अनुराग को 13 दिसंबर 2024 को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि इन पर सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ था। लेकिन हमारा जुडिशरी, हमारे देश का जस्टिस सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि 4 जनवरी 2025 को बेंगलुरु के कोर्ट ने इन तीनों को छोड़ दिया। और ना केवल हमारे देश का जुडिशरी सड़ा हुआ है, बल्कि इसमें मैसिव करप्शन भी है, जो कि अब सामने आ चुका है। क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज है, उनके घर में होली के दिन आग लग गई और जब आग बुझाने फायर ब्रिगेड पहुंची तो उनके घर में 500 के नोटों की गड्डी जलते हुए मिली, जो कि भारी संख्या में थे। लेकिन जज का कहना है कि ये सब पैसा उनका है ही नहीं। और इसमें मजे की बात पता है क्या, 500 के नोटों की गड्डी को जलते हुए देखा गया, वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ, लेकिन जो फायर फाइटर थे वो बाद में आकर बोल रहे हैं कि देखिए कोई कैश नहीं पाया गया है जज साहब के घर के अंदर। मतलब फायर फाइटर भी फ्लिप फ्लॉप कर रहा है इस केस में। अरे भाई, कैश को जलते हुए सबने देखा है और तुम बोल रहे हो कि कोई कैश नहीं पाया गया, और उधर जज साहब बोल रहे हैं कि ये कैश मेरा नहीं है। मतलब कि टॉप जुडिशरी में करप्शन चल रहा है। अब इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।